इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करता हुआ ये जो टॉपिक है वर्ल्ड्स न्यू ग्लोबल ऑर्डर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। और उसमें जो सवाल पूछे जा सकते हैं उसमें एक सवाल ये हो सकता है कि इंडिया के लिए ये जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर है ये किस तरह से चैलेंज है, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा ये न्यू ग्लोबल ऑर्डर जो है इसमें एक दूसरी कंट्री है, वो भी चाइना है, और वो इंडिया के लिए चैलेंज भी है और थ्रेट भी है। तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझने की जरूरत है। तो इस पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और ये जो एकदम से होता हुआ दिख रहा है कि नहीं अब न्यू ग्लोबल ऑर्डर जो है बिल्कुल नज़दीक है, इसका एक बड़ा कारण ये भी लोग मानते हैं कि यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट वापस आए हैं, तो वो भी एक रीज़न है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको एकेडमिकली समझेंगे कि अब ये टॉपिक है, इस टॉपिक के डिफरेंट वर्जन्स हैं, तो सारे वर्जन्स को मिलाकर एकेडमिकली कैसे इसको लेकर चलना है, और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे पुट करना है आंसर शीट के ऊपर में। तो ये तो ठीक है, ये स्लाइड हमने दिखाया कि ये न्यू ग्लोबल ऑर्डर है, और इसको लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक्चुअल में 2024 का साल बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये कोई साधारण इलेक्शन ईयर नहीं था, बल्कि ये द इलेक्शन ईयर था। और उसकी वजह से बहुत सारे चुनाव है, और इतनी चुनाव हुए, मतलब आप समझो कि जो पूरी दुनिया की आधी आबादी है, इस आधी आबादी ने अपने लिए नई लीडरशिप चुनी। और ये जो चुनाव हुए, इस चुनाव का इम्पैक्ट जो है काफ़ी लंबा रहने वाला है। क्योंकि आप देखोगे तस्वीर में तो यूएसए में चुनाव हुए, इंडिया में चुनाव हुए, कहने को यूएस रशिया में भी चुनाव हुए। देखो ये चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है, इस तस्वीर है जिसमें ये समझ में आता है कि कुल मिला जुला कर आधी दुनिया में चुनाव हुए। लेकिन जो बड़े देश हैं जैसे यूके, यूएसए, फॉलोड बाय जर्मनी एंड कनाडा, जर्मनी में अभी इलेक्शंस हुए हैं और आगे चल के कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं। अब कुछ चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी चीज़ बहुत अचानक से होती नहीं है। एक पॉलिसीज़ है, कोई नेशन पॉलिसीज़ को शिफ्ट बड़ी ही, मतलब वो एक ऐसा नहीं है जैसे आप बोलते हैं ना कि हाथी को उठाना, इस तरह के प्रोसेस है। तो लेकिन ये पॉलिसी शिफ्ट आज से नहीं है। मैं बहुत पहले का एक कहीं सर्च कर रहा था कंटेंट, तो ये चीज़ उभर के आई कि 2018 में देवास में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही थी, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। कोविड आया हुआ नहीं था, और उस कोविड एरा की भी बात नहीं है, और रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट या वार भी चालू नहीं हुआ था। वहीं पर उस समय भी दुनिया में 3 वर्जन्स थे, और वो 3 वर्जन्स में जो पहला वर्जन था वो ट्रंप का वर्जन था, जो उस समय भी अपनी बात को रखने के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए एग्रीमेंट और आर्गुमेंट दोनों के लिए वो तैयार दिखते थे। दूसरा वर्जन चाइनीज था, जिसका कहना था कि चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी का पावर हाउस हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वो इकोनॉमी को पंप करता है, मैन्युफैक्चरिंग को पंप करता है, पूरी दुनिया में सप्लाई चेन मतलब उसके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक चाइनीज वर्जन था। तीसरा वर्जन था जिसमें कनाडा और फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, जो लिबरल ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, उसको रिप्रेजेंट करते थे। और वो बोलते थे कि इस ऑर्डर को बचा के रखने के लिए G7 कंट्रीज को जो है अपने एफर्ट्स जो हैं वो डबल डाउन कर देने चाहिए। तो अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कुछ भी नहीं, इसको विशेष रूप से हम मानते हैं कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया को चलाने के लिए बड़े देश के लोग बैठे और उन्होंने तय किया कि भाई दुनिया चलाने के लिए नियम कानून होने चाहिए, कायदे कानून होने चाहिए। तो वो यूएन जैसी संस्था बनी, WHO जैसी संस्था बनी। लेकिन एक चीज जो इससे निकल कर आई ग्लोबल लिबरल ऑर्डर से, वो ये निकल के आई कि इसमें डोमिनेशन मोस्टली G7 कंट्रीज का रहा और यूएसए का रहा। तो उन्होंने दुनिया को अपने हिसाब से चलाने के लिए कुछ ना कुछ कायदे कानून को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की। और ये चीज तो है ही है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी में, सिक्योरिटी में, प्रोस्पेरिटी में इन्होंने उस ढंग से चीजों को अपने तरफ नेविगेट करने की कोशिश की। तो 3 वर्जन्स हो गए, और ये तय हो गया कि जो ग्लोबल ऑर्डर है
वो नए नए ढंग से आ रहा है, जो लिबरल ग्लोबल ऑर्डर है वो धीरे धीरे अपनी रिलेवेंसी को खोता जा रहा है। फिर इतना तो ये कॉन्सेप्ट आइडिया के तौर पर आ गया कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत तरह के रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, यूनिलेटरल, मल्टीलेटरल, बाईलेटरल। अब आप ही देखो इंडिया जैसी कंट्रीज में, जब आप देखोगे इंडिया रसिया के साथ भी डील करता है, इतने टेंस कंडीशन के बाद चाइना के साथ वो डील कर रहा है, चाइना के साथ ट्रेड बना हुआ है, लेकिन बॉर्डर पर बहुत टेंस कंडीशन है। यूएसए की कंडीशन आप देखिए कि किस तरह से वो इसराइल को लेकर उसके पीछे खड़ा है। और आप यूएसए की पॉलिसी शिफ्ट को समझिए कि बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो किस तरह से वो यूक्रेन के साथ खड़े थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन की वो जो तस्वीर मैंने लगाई थी, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। उस तस्वीर को आप देखकर समझिए कि यूक्रेन के प्रति नए नए प्रेसिडेंट के आने के बाद यूएसए की पॉलिसी शिफ्ट कैसे 360 डिग्री पॉलिसी शिफ्ट हो गई। किस तरह से सऊदी अरब में रशियन लीडर्स के साथ यूएस के फॉरेन लीडर्स की बात हुई, और उस सारे चीज़ों में यूक्रेन था ही नहीं, जबकि बिडेन का मानना था कि यूक्रेन के बारे में जब भी बात होगी तो बिडेन को लेकर होगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें है कि डोंट मिस द वुड फॉर द ट्रीज। कहने का मतलब ये है कि आप लार्जर पिक्चर को कभी भी मिस नहीं कर सकते, जो लार्जर पिक्चर निकल कर आ रहा है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि आप बहुत सारी जो इंटरनेशनल रिलेशन में घटनाएं होती हैं, बहुत बाइलेटरल ट्राइज होते हैं, वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को देखने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के किसी भी एजेंडे, किसी भी चीज़ को जब आप देखेंगे, मैं सबको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, किसी को भी जब आप इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को देखेंगे तो डोंट मिस द वुड फॉर द ट्रीज, यानी उसके जो लार्जर पिक्चर को है उसको देखिए, उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। टू इसमें एक चीज और है कि मतलब मेरा ये कहना है कि आप जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिचुएशन को डेवलप कीजिए और समझिए कि उसमें जो चीजें हो रही हैं उसको कैसे आंसर सीट पर लेकर आना है। इसके बाद से सॉरी द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, इसको भी समझने की जरूरत है। इसको छोटे छोटे स्लाइड में मैंने बना के भी मैं आगे दिया है और दूंगा है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कुछ ज्यादा मतलब द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स अगेंस्ट द डिसऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर। अब इन इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ऑर्डर आप इसको कैसे देखेंगे? पार्टिकुलरली द वे ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू among the units, among the people, और दैट ए पैटर्न और नेशन। तो सीधी सी बात है कि डिसऑर्डर के अगेंस्ट में ऑर्डर इज एन अरेंजमेंट अगेंस्ट द डिसऑर्डर। दूसरा, अब जब हम ग्लोबल रिलेशंस की बात करते हैं तो बाइलेटरल रिलेशंस है, ट्रेड रिलेशन है, ग्लोबल पॉलिटिक्स किन चीज़ों में आपस में बात करती है? क्लाइमेट को लेकर बात होती है, ट्रेड को लेकर बात होती है, जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया उसको लेकर बात हो रही है। अगर 2 देश उलझ गए, 4 देश उलझ गए, जैसे वार लाइक सिचुएशन है, तो उसमें बात होती है। तो एक जब ये सारी चीज़ें पॉलिसीज उस ढंग से देखी जाती है, तो इन ए पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यूज और among the units, among the people, और दैट ए पैटर्न और ए नेशन। तो इसी चीज को एक स्ट्रक्चर इमर्ज होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या करता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन द वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड कुड बी पावर। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। अब इस कॉन्सेप्ट में एक टर्म आता है, अब ये चीज, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। द पैटर्न दैट इमर्जेज कुड बी एग्लिटेरियन। एग्लिटेरियन का क्या मतलब हुआ? कि वो समानतावादी है, मतलब उसका है कि फॉलोइंग द प्रिंसिपल दैट वे कि एवरीवन इज इक्वल। उसके बाद से क्या होता है? सब बराबर हैं और हम क्या करेंगे? कॉन्सेंसुअल बेसिस पर कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ सहमति बनाएंगे। एक पैटर्न क्या निकल के आता है? वो हेजोमेनिक पैटर्न निकल के आता है। वो हेजोमेनिक पैटर्न का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये है कि भाई एक देश है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, मतलब वो अल्टीमेट पावर अपने साथ रखता है, और उस पावर से वो ही इज इन कंडीशन टू मेक
प्रेशर ऑन अदर्स ऑल्सो। तो सीधा सा मतलब है कि हेजोमेनिक अगर ये प्रक्रिया है या किसी आधिपत्यवाद है इस तरह की चीज, तो हेगोमैन है कौन? तो आज की डेट में जब ये वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था तो हेगोमैन कौन सी कंट्रीज थी? तो वो कंट्रीज थी यूएसए। तो यूएसए जो है एक मान लीजिए आप हेगोमैन कंट्री थी 1945 के टाइम में। फिर क्या हुआ, कोल्ड वार का टाइम आया जिसमें यूएसएसआर जो है वो भी एक बड़े पावर के रूप में आई। फिर 90s में यूएसएसआर का पतन हो गया, फिर अमेरिकी वर्चस्व की बात हुई। फिर एक क्या हुआ, एक इमर्जिंग इकोनॉमी 70s में जब चाइना ने इमर्ज करना चालू किया, मतलब वहां से चाइना की ग्रोथ स्टोरी चालू होती है। तो चाइनीज इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होकर उभर कर आई, चाइनीज मिलिट्री भी, उसकी नेवी भी उभर के आई। तो कहीं ना कहीं जो यूएसए का था कि यूएसए एक अल्टीमेट पावर के रूप में है, तो उसको कहीं ना कहीं चैलेंज मिलना चालू हुआ। तो ये इस पैटर्न से एक हेगोमेनिक बिहेवियर भी निकल के आता है। इसके अलावा क्या निकल के आता है, एक ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर। ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डोमिनेट करती हैं दुनिया में। 2 4 5 10 ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया पर राज कर रही हैं। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको क्रिएट किया गया, बनाया गया एक दुनिया चलाने के लिए नियम कायदे कानून के तहत, उससे इस तरह के पैटर्न बाहर आए। तो उस पैटर्न में क्या हुआ, टू पुट इट सिंपली, सच ए पैटर्न ऑफ रिलेशन अमंग नेशंस कुड बी कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो इस वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हुआ भाई, ठीक है, क्या है कि भाई अब बात यह है कि सारी कंपनियां जो हैं, अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है और डोमिनेटिंग कंपनियां भी यूएसए की हैं, पावर भी यूएसए के पास है, इकोनॉमी पर कंट्रोल भी यूएसए का था। तो वो क्या हुआ, वो देश एक हेगोमन की तरह बिहेव करने लगा। उस तरह के पैटर्न में क्या चीज निकल के आई कि एक तो हेगोमेनिक बिहेवियर निकल के आया और यूएसए एज ए हेगोमैन बाहर निकल के आया। तो हेजोमेनिक बिहेवियर जो है और जो यूएसए है वो एज ए हेगोमैन है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए आप देखें। एज ए रिजल्ट ऑफ राइज और डिक्लाइन इन द पावर ऑफ नेशन, दीज पैटर्न्स में चेंजेस, द ऑर्डर इज नॉट परमानेंट। तो अब मैंने जैसा आपको बताया कि चाइनीज इकोनॉमी, इमरजेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसकी वजह से जो ये पैटर्न 1945 के करीब सेट हुआ ना, वो पैटर्न अब वो उसी शेप में नहीं रह गया। और आफ्टर द री इलेक्शन ऑफ द डोनाल्ड, री इलेक्शन नहीं कह सकता, आफ्टर द कमबैक ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, द पॉलिसी शिफ्ट ऑफ यूएसए फोर्सेस, मतलब वो फोर्स कर रही है कि नहीं अब तो भैया नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए। क्योंकि अब उनके साथ जो लोग हैं, आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, पेपर देखते हैं, वो बोलते हैं यूएन में हम नहीं रहेंगे, डब्ल्यूएचओ से हम बाहर आ जाएंगे। कुछ उस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां फंड करता रहा यूएसए, उसको भी वो कहते हैं कि वहां नहीं रहेंगे। तो नाउ द थिंग इज दैट this dominance inevitably culminates in unilateralism and discriminatory regimes. It is but natural for Hegman to rank its interest first and think that what is good for US is good for world too. ये तो अब मैंने यहाँ लिख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की भाषा बात करते हैं, या यूएसए का प्रेसिडेंट या यूएसए की जो पॉलिसी वो है, वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिकन गल्फ कहते हैं, स्वेज नहर लेने की बात कहते हैं, वो कनाडा को 51th स्टेट बताते हैं। तो इस तरह के यूनिलेटरिज्म का जो जन्म होता है, ये जो पैटर्न निकल के आता है वर्ल्ड ऑर्डर का, वहीं से होता है। जब एक देश इतनी मजबूत स्थिति में आ जाए कि वो दुनिया को डिक्टेट कर सके, तो इस तरह की चीजें बाहर निकल के आती हैं। अब वर्ल्ड ऑर्डर में न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। अब यूएसए के पॉलिसी शिफ्ट के बाद ये चीजें तय हो गई कि यूएसए भी उस तरह की मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो पूरी दुनिया को डिक्टेट कर सके। क्यों नहीं है? तो भाई इमरजेंस ऑफ एशिया से 2 देशों का जो इमरजेंस है, चाइना का और इंडिया का। यहां मैं एक चीज कह दूं कि इंडिया G7 या वेस्टर्न कंट्रीज या यूएसए के लिए उस तरह का थ्रेट कभी भी नहीं रहा, चाइना रहा। अब जब हम इस न्यू ग्लोबल ऑर्डर को समझ रहे हैं ना, तो यहां हमें समझने की जरूरत है कि इस न्यू ग्लोबल ऑर्डर में क्या यूपीएससी इस तरह के सवाल लेकर आ सकता है क्या
कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, तो कैसे हम लिखेंगे? इंडिया कभी भी इस तरह की पावर नहीं रही कि वो कहीं डिक्टेट करे चीजों को, या अपने मिलिट्री के दम पर चीजों को हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ जो इकोनॉमिक चैलेंजेज हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। हमने जो 90s में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट किए, उस रिफॉर्म्स के थ्रू हमने जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ हासिल की है, उस ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन हम नीचे तक कर सके, इनइक्वलिटी को एड्रेस कर सके, डेवलपमेंट को एड्रेस कर सके, और बहुत भारी पॉपुलेशन है। तो इस न्यू ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंजेस भी हैं। इंडिया का रोल निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इंडिया के लिए क्या है, उसको इंटरनल चैलेंजेस से भी इंटरनल चैलेंजेस जो हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, इन टर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी, उस सब को भी कवर करना है। चाइना एज ए चैलेंज बना हुआ है, उसको भी कवर करना है, और दुनिया में भी अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना है। द टर्म न्यू ग्लोबल ऑर्डर रेफर्स टू द ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, पावर डायनेमिक्स एंड ग्लोबल गवर्नेंस। पावर डायनेमिक्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रसिया के साथ भी हैं, यूएसए के साथ भी हैं, वो ईरान के साथ भी हैं। तो इस तरह के पावर डायनेमिक्स सेपअप कर रहे हैं, जहां नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हर देश की प्रायोरिटीज हो गई है। और इस तरह के पावर डायनेमिक्स में ग्लोबल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में आपका जो पाई है, आप जितने भी मजबूत होते जाएंगे, आपका वो सिग्निफिकेंस बढ़ता जाएगा। और ऑल्सो आफ्टर जो लिबरल ग्लोबल ऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पावर कहीं ना कहीं कम हुई है, और इमरजेंस ऑफ न्यू इकोनॉमीज की वजह से वो थोड़ा डोमिनेट करने की स्थिति में नहीं है। अब ये चीजें क्यों हो रही है? तो की ड्राइवर्स ऑफ न्यू ग्लोबल ऑर्डर क्या हैं? तो उसमें देखो सबसे बड़ी चीज है कि ए पावर स्ट्रगल इज अंडर वे ओवर हु राइट्स एंड इन्फोर्स देम। we all are watching कि there is a power struggle which is underway, कि who writes and enforce them। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब सामने आता है कि डिक्टेट कौन करेगा। अभी जेलेंस्की और ट्रंप की जो बात हुई थी, वहां ट्रंप ने जिस ढंग से, अब वो इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, उसको मैं जनरल वे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन में अगर कोई कंट्री किसी कंट्री को डिक्टेट करने की कंडीशन में है, तो वो जो चीज है वो पावर डायनेमिक्स को चेंज करता है। वो ग्लोबल गवर्नेंस में उस चीज को लेकर आता है जिसमें कहीं ना कहीं आपका हेजोमेनिक बिहेवियर जो है, जो आधिपत्यवाद विषयक कहा जाता है, वो बाहर आता है। तो अभी जो न्यू ऑर्डर है, उस न्यू ऑर्डर में जो की ड्राइवर्स हैं, अब देखो मैं एक बात बोलता हूँ, यूएसए के प्रेसिडेंट के पास यूक्रेन के प्रेसिडेंट गए, वहां पर क्या कहानी है? वहां कहानी ये है कि उन्होंने यूक्रेन को फोर्स करने की कोशिश की, एक मिनरल डील है उसको भी करने की कोशिश की। लेकिन इस न्यू ग्लोबल ऑर्डर में उस टॉपिक को लेकर आना, मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहता हूं कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर के टॉपिक में न्यू ग्लोबल ऑर्डर की बात हो, लेकिन वहां एक चीज समझो, जो इमरजेंस ऑफ न्यू ग्लोबल ऑर्डर है ना, तो वो किसके ऊपर है? लिबरल ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर है। तो लिबरल ग्लोबल ऑर्डर में क्या है? वो G7 और यूएसए कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत दिनों तक राज किया है, तो वो उसी पैटर्न में चीजों को डिक्टेट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब वो उनके पास उस तरह की ताकत आने वाले दिनों में रह पाएगी? यही सवाल है। की ड्राइवर्स ऑफ न्यू ग्लोबल ऑर्डर क्या है? टेक्नोलॉजिकल, जो कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या रोबोटिक्स है, या डिजिटल कनेक्टिविटी है, इसमें जो है, जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उन्होंने कितना अच्छा किया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं ये टेक्नोलॉजी डिस्वर्सन के ऊपर, कि देखो अभी तक ओपन एआई की बात होती थी, लेकिन एक चाइना की कंपनी डीपसीक, उसने क्या किया, यूएस स्टॉक मार्केट में हाहाकार, मतलब निवेडा जैसी कंपनी जो है, उसके अगर मैं सही हूं तो $593 बिलियन एक दिन में खत्म हो गए। तो एक इमर्जिंग इकोनॉमी का प्रोडक्ट एक ग्लोबल लीडर के प्रोडक्ट को चैलेंज कर रहा है।
डिजिटल कनेक्टिविटी के बाद आप बताओ, डिजिटल पेमेंट में इंडिया जैसी कंट्रीज G7 नेशन से आगे है। छोटी सी बात, कोविड टाइम में जो सर्टिफिकेशन होता था, इंडिया जिस तरह से सर्टिफिकेट रिलीज करता था उस तरह से बड़ी जो जिसको डेवलप्ड नेशन कहते हैं वहां वो स्ट्रक्चर नहीं था। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, द इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेड ईच अदर फॉर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई चेन्स, ये बहुत बड़ी चीज है। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसीज बढ़ गई है। कोविड के टाइम में आपको ध्यान होगा कि चाइनीज़ इकोनॉमी पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई थी। आज भी चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अमेरिका की ये स्थिति है कि अमेरिका क्या बहुत सारे देशों की स्थिति है कि अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं आए तो वो रॉ मटेरियल और वो सारी चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा राइज ऑफ इमर्जिंग पावर नेशन लाइक चाइना, इंडिया एंड ब्राजील आर asserting their influence on the global stage. Their economic growth, technological advancements and geopolitics ambitions are reshaping the balance of power and challenging the traditional western dominated order. यहाँ से ये चीज आ गई, चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स लैंडस्केप। तो यहाँ पर द राइज ऑफ रीजनल पावर है, द ट्रेडिशनल बाइपोलर और यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर गिविंग वे टू ए मोर मल्टीपोलर सिस्टम। मतलब कहने का है, पहले अमेरिका था, फिर अमेरिका के साथ यूएसएसआर आया, तो दो ध्रुवे दुनिया बनी। अब क्या है, अब और मल्टीपोलर है। अब आप इंडिया को देखो, इंडिया चाइना के साथ ट्रेड करता है, ईरान के साथ बायलैटरल रिलेशन रखता है, और यूएसए के साथ भी एफटीए करने की सोच रहा है, यूरोपियन नेशन के साथ एफटीए करने की सोच रहा है, यूके के साथ एफटीए। तो इस तरह से है कि सारे नेशनल इंटरेस्ट को लेकर ही आगे जाना चाहते हैं। अब ये जो इमरजेंस ऑफ 2019 का मैं एक रेफरेंस पॉइंट लेकर चला हूँ, इसलिए लेकर चला हूँ कि वो कोविड एरा के पहले का आप देखो, चाइना 35.2%, यूएसए 17.9%, इंडिया 8.6% एंड यूरो जोन इज 7.9%. इट मीन्स China or India is almost contributing around 42% of entire global GDP. नो डाउट कि चाइना जो है इंडिया से साइज में लगभग 4.5 गुना बड़ा है इस कंट्रीब्यूशन में, लेकिन मतलब दो कंट्री जो 1947-48 के करीब आज़ादी लेते हैं और इस तरह से वेस्ट के पावर के सामने टिके हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। की फैक्ट क्या है, The order over the years has been preserved through military domination, economic strength, control over the global financial system, military intervention, regime changes, imposition of Western values, and international discourse of the human rights and democracy etc. तो इस चीज को आप समझो कि ये सारे चीजें जो डिक्टेट किया जाता था चाइना जैसी कंट्री को, इंडिया जैसी कंट्री को, इन लोगों ने अपनी ताकत इमर्जिंग पावर के बल पर इतनी ज़्यादा आगे कर ली है कि अब कोई देश डिक्टेट नहीं कर सकता ह्यूमन राइट्स के मामले में, या मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के मामले में, मिलिट्री डोमिनेशन के मामले में, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के मामले में। एशियन पावर, अब वो एक चीज़, ये कॉन्सेप्ट है कि एशिया का बढ़ना चैलेंज नहीं है, क्योंकि जापान तो बहुत पहले आगे चला गया था और साउथ कोरिया भी आगे गया, लेकिन जो चाइना का इमरजेंस है वही वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट कर रहा है। इंडिया से G7 कंट्रीज या वेस्ट को उतनी दिक्कत नहीं है। इट्स चाइनीज राइज दैट हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट इट्स इंपैक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग वेस्ट क्रिएटेड एंड डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर. China is now the biggest manufacturing power, 30% of a global manufacturing of located in China, the second largest economy and the biggest exporting country. It also developing its military power and possesses the world's largest navy beside expanding its nuclear and missile arsenals. हथियारों का भी डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये तरीका है. इसीलिए ये जो चाइनीज फैक्ट है ना, दिस इज द रियल चैलेंज एंड थ्रेट फॉर इंडिया. तो उसको लेकर एक आप अपने दिमाग में रखो कि ऑल्दो द वर्ल्ड इज लीडिंग टुवर्ड्स द न्यू ग्लोबल ऑर्डर, बट इंडिया हैज अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज चैलेंजेस. तो अब इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, एक्सप्लेन करना है, तो वो सारी चीजें हमने बता दिया कि निश्चित तौर पर इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है न्यू ग्लोबल ऑर्डर में, एक अपने को आगे ले जाने के लिए, ग्लोबल से में ज़्यादा होने के लिए. तो इसमें एक चीज़ इंडिया के साथ है जो चाइना के साथ नहीं है, वो है इथिकल वैल्यूज एंड टर्म्स पर इंडिया एज ए कंट्री चाइना से बहुत आगे है. इंडिया ने कभी किसी देश के साथ अपने से शुरुआत करके लड़ाई नहीं की है, किसी के साथ गलत नहीं किया है. और ये देखो, ये जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर हो रहा है,
तो इसमें यह है कि 2016 से 2050 के बीच में जो कंपेयर किया गया, तो वो जीडीपी और उसमें नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया, फॉलोड बाय यूएसए। ये 50 साल 2050 में यूएसए ऑन थर्ड पोजीशन, और इंडोनेशिया, ब्राजील, रसिया, मैक्सिको, जापान, जर्मनी, यूके। अब आपको समझ में आ रहा है कि यूएसए के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से मैक्सिको, कनाडा, इंडिया, चाइना सब पर ट्रेड वार में ये लगाने की बात करते हैं। अब इंडिया के वर्जन को ये समझने की जरूरत है, और ये मैंने अलग के वीडियो में ये बताया भी है इंडिया के लिए। तो इंडिया का कुछ ज़्यादा नहीं है। इंडिया को ये कहना है कि इस न्यू ऑर्डर में itself through the pulls and pressure brought to bear upon its by other power, especially the great powers, कि उसके दबाव को हम झेल सकें, हम इतने मजबूत हों कि किसी भी दबाव में हमें झुकना ना पड़े। इसके अलावा हम अपने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर कंप्रोमाइज ना कर सके। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर कंप्रोमाइज करने का मतलब है कि हमें उन सारे समझौतों पर सिग्नेचर नहीं करना पड़े जो वेस्ट के G7 नेशंस के, या जो कोई ऐसा देश जो हेगोमैन की कंडीशन में है, द ग्रेट पावर यूएसए के दबाव में हमें सिग्नेचर करना पड़े, इस तरह की चीज़ें ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें डेवलपिंग कंट्री को मोबिलाइज करना पड़ेगा, अपने पीछे खड़ा करना पड़ेगा कि नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं, और जब तक हमारे पास पावर है उनके साथ जस्टिस नहीं होगा। इंडिया के पास जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है उसको मैंने डिस्कस कर ही लिया है कि यह बी ए क्लाइंट स्टेट ऑफ यूएसए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। India will protect its interest. It will keep its relationship with USA as well as Russia, and also do trade with tense border condition with China, also looking to have a very good relationship with France, with UK. They are looking towards the FTA with European Union, with UK, and also looking to have a FTA with Qatar, with UAE, with Arabian countries, with Gulf countries. India can combine elements. India is also opting the path of the self reliance। मतलब हम एलिमेंट्स को चूज करेंगे। हम क्वाड में भी रहेंगे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम ब्रिक्स में भी रहेंगे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चूजिंग पाथ टू सूट इज peculiar circumstances. This is the you can say कि this is the takeaway from Indian side कि yes, the new order is shaping, but we will not follow the path of anyone. We are not here, we are not there, we are choosing our path in we can combine the element and choosing the path to suit in peculiar circumstances. It happened just few days ago जब यूक्रेन पर यूएन में वोट करने की बारी आई। यूएसए और रसिया ने एक साथ वोट किया, लेकिन इंडिया चूज टू रिमेन एब्सेंट विथ, इफ आई एम करेक्ट, चाइना ऑल्सो एब्सेंट। टेक अवे, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट टुवर्ड्स ए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अलायंस विथ इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ये यूके में लंदन में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बताया। स्पीकिंग एट ए डिस्कशन विथ the minister explained that Trump action, which aimed to reduce the dominance of any single power, resonate with India vision for the future. But the point is that कि कोई एक ऐसा देश इस तरह से अपने लिए क्यों करना चाहेगा। तो मेरा इसमें एक ही चीज कहना है कि जब आप आंसर राइटिंग करो तो ये भी समझो कि अब G7 कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन वो नहीं है। यूएसए भी उस तरह से मतलब हेगमैन की कंडीशन में नहीं है कि वो बहुत ग्रेट पावर है, वो डिक्टेट करने की उसके भी इंटरनल चैलेंजेस हैं, और उसी इंटरनल चैलेंजेस को हाईलाइट करके डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होकर आए हैं। उनको यूएसए के अंदर जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व करना है, उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए। यूएसए की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को उस पॉलिसी में मूव होने का यही कारण है। तो अब वो फंड वो ये चाहते हैं कि जो ग्लोबल फंड यूएसए इन्वेस्ट करता रहा है वो अपने देश के लिए करे। तो दिस इज व्हाट इट्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यू ग्लोबल ऑर्डर। एंड 2-4 स्लाइड्स में जो ये चीज़ें हैं इसको इंडिया की पोजीशन को
बिल्कुल आपको पकड़ के रखना है, ज्यों का त्यों इसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो की फैक्ट्स है इसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो की ड्राइवर्स ऑफ न्यू ग्लोबल ऑर्डर है ये पूरी तरह से आप पकड़ सकते हैं। एंड दिस वन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि यूनिलेटरिज्म कैसे आता है, वो यहाँ से आता है। इमरजेंस कुड बी एग्लिटेरियन, कुड बी हेजोमोनिक, और साथ में वो क्या करता है, ओल्जियोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर सामने आता है। तो ये सारी चीज़ें आप हूबहू अगर करेंगे और आंसर सीट में देंगे तो निश्चित तौर पर आपको आंसर राइटिंग लिखने में फ़ायदा होगा। हमने क्वेश्चंस के बारे में भी बता ही दिया कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो क्वेश्चंस वो जो पहला क्वेश्चन है कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर जो है उसमें इंडिया के लिए चैलेंज और अपॉर्चुनिटी, और दूसरा जो है न्यू ग्लोबल ऑर्डर के साथ चाइना के साथ हमें कम्पीट भी करना है और कोऑपरेट भी करना है, इट्स ए मेजर चैलेंज फॉर इंडिया, दिस इज मेजर चैलेंज। तो इन इमरजेंस ऑफ न्यू ग्लोबल ऑर्डर इंडिया हैज टू कम्पीट विथ चाइना एंड ऑल्सो कोऑपरेट विथ चाइना। हाउ यू लुक, हाउ यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। तो ये दो चीज है और सारी चीजें मैंने बता दी है। और मेरे वीडियोस को देखिए, मैं आपको अपने से अपनी प्रशंसा करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने जो लेक्चर्स लिए थे, 2 लेक्चर्स हैं इस वीडियोस में, और वो दोनों क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में, अगर मैं सही हूं तो पहला और दूसरा क्वेश्चन था। वो मैंने एक इन्फ्लेशन को लेकर, किस तरह से जीडीपी में इन्फ्लेशन का कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से फल सब्जियों और इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, उसको लिया था। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक जो लिया था और 1 नेशन 1 इलेक्शन का टॉपिक लिया था। तो जिस टॉपिक को मैं लेकर आता हूं ना, मैं बहुत थोड़ा सा स्टडी करता हूं और समझता हूं कि इस टॉपिक को किस ढंग से पूछा जा सकता है, तभी लेकर आता हूं। आई विल ट्राई टू स्टार्ट ए न्यू क्लासरूम, थोड़ा सा प्रोग्राम जिसमें डेली मैं लेक्चर लूंगा, और इसको मैं इसको टाइमिंग भी फिक्स रहेगी, और उसमें इनरोलमेंट के लिए भी आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियोज को सेव कीजिए। इसके बाद के 2-3 वीडियोज हैं, थोड़ा मैंने छोटा छोटा करके बनाया है कि इंडिया की कंडीशन और वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, उसको भी देखने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियोज को देखने के लिए थैंक यू, और होपफुली न्यू ग्लोबल ऑर्डर को लेकर, और जो अच्छा जिसको ये पीपीटी चाहिए, जिसको ये आंसर चाहिए, वो मुझे राइट डाउन कर सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ है, कहाँ कर सकते हैं आप। इसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। मेरा फ़ोन नंबर है 9810225789, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कर सकते हैं। दिस इज़ द फ़ोन नंबर 9810225789, and also you can put a mail taxilaupsc@gmail.com. thank you for watching this। और किसी को किसी तरह की हो, मैं आपको एक और वीडियो आज ही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेली का न्यूज़पेपर पढ़ के ना किस ढंग से उसको ये करना है, टॉपिक वाइज लेकर जाना है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। ओके, थैंक यू।